आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अमेरिका का न्यू मैक्सिको। रात के लगभग 11 बज चुके थे। शहर सो चुका था, मगर न्यू मैक्सिको में ही बसा एक सीक्रेट शहर लॉस एलामोस जाग रहा था। घंटों पहले सैकड़ों लोग उसे छोड़ 210 मील दूर एक खाली मैदान में पहुंच चुके थे, मानव इतिहास के सबसे बड़े परीक्षण के लिए, जिसका भार 41 साल के साइंटिस्ट के कंधे पर था। रेडी है सब कुछ? यस सर, हम एटम बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। वेदर का अपडेट क्या है? सर, बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये मैसेज आया है। ओह शिट, लेफ्टिनेंट किधर है? सर, वो पास वाले टेंट में बैठे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स एटम बम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। वो साइंटिस्ट उनके पास गए और उन्हें मौसम विभाग का ब्यौरा दिया। लेस्ली हताश हो गए। उन्हें पिछले 2 साल की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा था। वो आगे कुछ बोल पाते, तभी बिजली कड़कने की आवाज आई। बारिश शुरू हो गई थी। हर कोई अब टेंट के अंदर था। मिशन अब टलता दिख रहा था, मगर उस साइंटिस्ट को यकीन था बारिश रुकेगी। यकीन सच में तब्दील हुआ। बारिश रुक गई। सुबह होने वाली थी। सूरज निकलने से पहले न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देना था। सब काम पर लग गए। कुछ घंटे बाद काउंटडाउन शुरू हुआ। हवा में 60,000 फीट ऊंचा आग और धुएं का गुब्बार था। जमीन कांप रही थी। साइंटिस्ट अपनी जगह पर लेटे हुए ये नजारा देख रहे थे। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। लोगों ने उस साइंटिस्ट को कंधे पर उठा लिया था। सभी उन्हें बधाई दिए जा रहे थे। चारों तरफ केवल साइंटिस्ट का नाम गूंज रहा था। ओपेनहाइमर, 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 ओपेनहाइमर। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। नामी गिरामी में आज कहानी एटम बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्हें अमेरिका ने अपना हीरो माना। इसके बावजूद उसी हीरो पर उसने देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जर्मनी की हार में अहम भूमिका निभाने वाला अमेरिका दुनिया का हीरो था। वो हीरो जो अब अपनी सैन्य ताकत को एक कदम और आगे ले जाना चाहता था। लेकिन इस भविष्य के सबसे बड़े सिपाहसालार ओपेनहाइमर अमेरिका से 190 मील दूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर काम कर रहे थे। ग्रेजुएट हो चुके ओपेनहाइमर महान फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड की अगुवाई में एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। मन प्रैक्टिकल में कम, थ्योरी में ज्यादा लगता था। प्रोफेसर समझाते कि थ्योरी ख्याली दुनिया है, हकीकत प्रैक्टिकल है, मगर ओपेनहाइमर इन बातों को नजरअंदाज कर देते। एक बार प्रोफेसर और साइंटिस्ट पैट्रिक ब्लैकेट लैब में नया एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। हर स्टूडेंट का ध्यान उन पर था, सिवाय ओपेनहाइमर के। वो अनमने ढंग से अपने टेबल पर रखे इंस्ट्रूमेंट से खेल रहे थे कि तभी कुछ टूटने की आवाज आई। सबने देखा कि ओपेनहाइमर की टेबल पर रखा इंस्ट्रूमेंट टूट गया था। प्रोफेसर पैट्रिक ने एक नजर ओपेनहाइमर को देखा और एक्सपेरिमेंट से जुड़े सवाल दाग दिए। ओपेनहाइमर मौन रहे। पैट्रिक ने गुस्से में कहा कि जब तक वो ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो कोई दूसरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे। ओपेनहाइमर का चेहरा उतर गया। सारे बच्चे क्लास छोड़ चुके थे। ओपेनहाइमर घंटों बैठे रहे। उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने देखा कि प्रोफेसर पैट्रिक की टेबल पर एक सेब रखा है।
उन्होंने लैब में रखा साइनाइड उठाया और सेब में इंजेक्ट कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने वो सेब प्रोफेसर पैट्रिक के सामने ही फेंक दिया। ओपेनहाइमर की यह हरकत प्रोफेसर को अजीब लगी। उन्होंने हाइमर को बुलाया और सेब फेंकने की वजह पूछी। ओपेनहाइमर घबरा गए और हड़बड़ी में सच उगल दिया। इस वाक्य ने कैम्ब्रिज को हिला कर रख दिया। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा था, और वो भी उनके मेंटोर का। यूनिवर्सिटी उनका दाखिला रद्द करने वाली थी, लेकिन उनके पूंजीपति पिता के हस्तक्षेप ने मामला संभाल लिया। यह किस्सा काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन ने अपनी किताब अमेरिकन प्रोमीथियस में लिखा है, लेकिन कई साइंटिस्ट इस कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। आज तक .in में साइंस जर्नलिस्ट ऋचिक मिश्रा से सुनिए। अमेरिकन प्रोमेथियस में इस किस्से को ओपेनहाइमर फिल्म में भी दिखाया गया है। इसमें बताया गया कि जब नील्स बोर, जिन्हें ओपेनहाइमर अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने जब वो सेब खाने के लिए उठाया, तब ओपेनहाइमर ने उनके हाथ से उसे छीन कर फेंक दिया। इसे लेके कहानियां बहुत सारी हैं। कुछ कहते हैं जहर मिला था, कुछ कहते हैं कोई केमिकल था। उसके बाद उनकी सलाह पर, नील्स बोर की सलाह पर क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई करने ओपेनहाइमर जर्मनी गए। हालांकि कई साइंटिफिक दस्तावेजों में ये लिखा है कि नील्स बोर की मुलाकात ओपेनहाइमर से यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में हुई थी, जहां उन्होंने अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे ओपेनहाइमर क्वांटम फिजिक्स को साधना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन का रुख किया। मैक्स बॉर्न और नील्स बोर की मदद से उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। ज्यादातर वक्त वो अभी भी थ्योरी को ही दिया करते। 1927 में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ओपेनहाइमर न्यूयॉर्क लौट आए। वहां क्वांटम फिजिक्स अभी पहुंचा नहीं था। उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और क्वांटम फिजिक्स की क्लास शुरू कर दी। दोस्तों ने कहा कि स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, मगर हुआ इसका उलट। न्यूयॉर्क में यह बात फैल गई कि नील्स बोर और मैक्स बॉर्ड से पढ़ा एक शख्स क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा है। क्लास में बच्चों का जमावड़ा लग गया, लेकिन महीनों बाद उनकी विचारधारा ने प्रोफेसर्स के एक बड़े तबके को उनके खिलाफ कर दिया। यहूदी परिवार से आने वाले ओपेनहाइमर जर्मनी में बढ़ रहे फासीवाद से नफरत करने लगे थे, लिहाजा उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ बढ़ने लगा। वो लेक्चर के दौरान भी बच्चों को कम्युनिज्म अपनाने के लिए प्रेरित करते, वो कम्युनिज्म जिसे अमेरिका गुनाह मानता था। समय बीत रहा था। ओपेनहाइमर क्वांटम फिजिक्स के अलावा एस्ट्रोफिजिक्स में भी अब दिलचस्पी लेने लगे थे। वो हमेशा आसमान को तकते रहते और कहते कि अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज है जो हर कुछ निगलने की क्षमता रखती है। साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की इन बातों को बेतुका बताते और नजरअंदाज करते थे। इन्हीं सब के बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका युद्ध से अभी बाहर था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन से मिली एक चिट्ठी ने उसके होश उड़ा दिए। लेटर साइंटिस्ट एनरिको फर्मी और लियो सलार्ड के एक एक्सपेरिमेंट को लेकर था। आइंस्टीन ने अमेरिकी सरकार को बताया कि एक एक्सपेरिमेंट है जो हाई पावर बम को बनाने में मदद करेगा। सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और रिसर्च शुरू हो गई। साइंटिस्ट आइंस्टीन की थ्योरी को सच में तब्दील करना चाहते थे। ओपेनहाइमर भी उनमें से ही एक थे। रिसर्च में 3 साल गुजर गए और तभी जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस वाक्य ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी और जापान की सेना से अमेरिका और सोवियत यूनियन दो हाथ कर रहे थे, लेकिन तभी जर्मनी से खबर आई। जर्मनी एटम बम बना रहा था। इस खबर ने अमेरिका को सन्न कर दिया। अब एक्सपेरिमेंट तेज करने का वक्त आ गया था। हिटलर और तोजो से अमेरिका को लगातार पीछे हटने की चेतावनी मिल रही थी, मगर अमेरिका हथियार डालने को तैयार नहीं था। न्यूयॉर्क के 270 ब्रॉडवे में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। शहर में कई जगह प्रोजेक्ट के ब्रांचेस तैयार किए गए। मिशन को सीक्रेट तरीके से अंजाम देना था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स को अब एक ऐसे साइंटिस्ट की तलाश थी जो इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझ सके। लेस्ली ग्रोव्स की गाड़ी ओपेनहाइमर के घर की तरफ मुड़ गई। पहुंचे तो देखा क्लास चल रही थी। थोड़ा इंतजार किया और बोले, मिस्टर ओपेनहाइमर, सुना है न्यूयॉर्क में क्वांटम फिजिक्स की आपने शुरुआत की। ओपेनहाइमर मुस्कुराए और ग्रोव्स को बैठने का इशारा कर दिया। कुछ देर की बातचीत के बाद ग्रोव्स बोले, हमने एटम बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हाँ मालूम है, और इसके लिए आपको कोई ऐसा चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर सके, टीम तैयार कर सके, और इसलिए आपको
मेरा नाम ध्यान आया। ओपेनहाइमर के जवाब से ग्रोव्स दंग रह गए। उन्होंने हामी भरी और बोले, क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक शहर बसाना होगा, एक सीक्रेट शहर जहां साइंटिस्ट अपने परिवार के साथ रह सकें। खाने पीने से लेकर छोटी से छोटी चीजों की वहां व्यवस्था होनी चाहिए। ओपेनहाइमर की बात सुन ग्रोव सोच में पड़ गए और बोले, हो जाएगा। सीक्रेट शहर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, जिसका नाम पड़ने वाला था लॉस एलामोस। जब बात आई कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को स्पीड अप करना है, उसे बढ़ाना है, तो एक ऐसे जगह की तलाश थी जहां पर एटम बम बनाया जा सके, तैयार किया जा सके। ओपेनहाइमर ने पहले तो ओक रिज और मैक्सिको का नाम सुझाया, लेकिन उसे मना कर दिया गया। फिर नाम आया लॉस एंजल्स का, LA, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। रेनो करके एक इलाका है जहां पे उसका नाम प्रस्तावित किया गया, बट भारी बर्फबारी की वजह से उसे भी कंसीडर नहीं किया गया। इसके बाद नाम आया न्यू मैक्सिको के पजारिटो प्लेट्यू का। पजारिटो पठारी इलाका है, एकांत है, वहां आबादी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी और न ही सिक्योरिटी का कोई मसला था। ओपेनहाइमर और इस प्रोजेक्ट को रन करने वाले ग्रुप्स दोनों इस जगह के लिए सहमत हो गए। 54,000 एकड़ जमीन पर शहर बसाना शुरू किया गया। शहर का नाम रखा गया लॉस एलामोस, आज भी है। ओपेनहाइमर भी साइंटिस्ट को साथ जोड़ रहे थे, देश भर से साइंटिस्ट आ रहे थे। अब परिवार के साथ किसी दूसरे शहर में बसने के लिए साइंटिस्ट को मना पाना मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर लोग राजी नहीं थे। हालांकि हर साल वहां बस रहे लोगों की तादाद बढ़ती रही। 1943 में 1500 लोग बढ़े, अगले साल ये आंकड़ा 3500 हो गया। 1945 में जब एटम बम बनकर तैयार हुआ, तब लॉस एलामोस में 5700 लोग रह रहे थे। लॉस एलामोस में बम बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले प्लूटोनियम पावर्ड गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके अमल में आने से पहले ही प्लूटोनियम के हाई कंसंट्रेशन के कारण ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। इसके बाद भी कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए, मगर हाथ असफलता लगी। ओपेनहाइमर और उनकी टीम समझ गई थी कि उन्हें एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल को कंप्रेस कर सके। इसके साथ ही एटम बम बनाने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत थी, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन बम को ब्लास्ट नहीं कर सकता था। अब चेन रिएक्शन पर काम शुरू हुआ। हजारों साइंटिस्ट रोज एक्सपेरिमेंट पर काम करते। धीरे धीरे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स सामने आने लगे। मंजिल करीब थी, लेकिन उससे पहले एटम बम के डिजाइन को भी जांचना था। ओपेनहाइमर एक गोलाकार एटम बम बनाने का सोच रहे थे, जिसके अंदर एक्सप्लोसिव कंप्रेस्ड हो और फास्ट न्यूट्रॉन के कारण उसके ब्लास्ट करने की इंटेंसिटी ज्यादा हो। फरवरी 1945 में एटम बम बनकर तैयार था। सरकार ने टेस्टिंग पर मुहर भी लगा दी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक्सपेरिमेंट होने वाला था। साइट का नाम पड़ा ट्रिनिटी। 16 जुलाई 1945 अमेरिका के लिए यह दिन इतिहास में दर्ज होने वाला था। ट्रिनिटी टेस्ट को अंजाम दिया जाना था, लेकिन बारिश ने बीच में खलल डाल दिया। रेडी है सब कुछ? यस सर, हम एटम बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। वेदर का अपडेट क्या है? सर, बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये मैसेज आया है। ओह शिट, लेफ्टिनेंट किधर है? बारिश थमी और सुबह 5:29 पर जोरदार धमाका हुआ। ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब हो गया था। 3 साल की मेहनत रंग लाई थी। ओपेनहाइमर को अमेरिका का हीरो बताया जा रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें विलन भी करार दिया जाने वाला था। ट्रिनिटी टेस्ट जब कामयाब हुआ तो अमेरिका के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया था जो एक बड़ी आबादी को खत्म करने के लिए काफी था। ओपेनहाइमर ने सरकार को इसके नतीजे के बारे में चिताया भी, लेकिन 6 और 9 अगस्त 1945 को, यानी ट्रिनिटी टेस्ट के मात्र 2 हफ्ते बाद, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिया गया। करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। इससे अमेरिका खुश था, क्योंकि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की थी। लेकिन ओपेनहाइमर खुद को 2 लाख लोगों की मौत का दोषी मान रहे थे। उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनसे इस मसले पर ओपेनहाइमर की हल्की बहस भी हुई थी। हालांकि अमेरिका इसके बाद और ज्यादा एटम बम बनाना चाहता था, जिसके लिए कई सारे लॉस एलमोस का गठन हुआ। 1946 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन ओपेनहाइमर थे। वो इस पूरे प्रोसेस को आगे ले करके जाते, लेकिन बाद में लुईस स्ट्रॉस इसके कमिश्नर बने, जिन्होंने ओपेनहाइमर की जिंदगी को नरक बना दिया था, पूरी तरह से परेशान किया। ओपेनहाइमर अब अमेरिका में एक बड़ा नाम था। हर यूनिवर्सिटी उन्हें अपने यहाँ फैकल्टी नियुक्त करना चाहती थी।
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर लुइस स्ट्रॉस भी यही चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने ओपेनहाइमर को यूनिवर्सिटी बुलाया और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के डायरेक्टर का पद ऑफर किया। ओपेनहाइमर ने एक नज़र उन्हें देखा और बोले, आप बेसिक फिजिक्स के बारे में कितना जानते हैं? स्ट्रॉस खामोश रहे। यूनिवर्सिटी देखने के बाद ओपेनहाइमर ने स्ट्रॉस का निवेदन स्वीकार कर लिया, मगर पहली मुलाकात ने स्ट्रॉस की नज़र में ओपेनहाइमर को घमंडी बना दिया था। ओपेनहाइमर लगातार न्यूक्लियर वेपन को बढ़ावा दे रहे थे, मगर स्ट्रॉस चाहते थे कि अब हाइड्रोजन बम पर भी काम शुरू हो, मगर ओपेनहाइमर ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हाइड्रोजन बम दुनिया तबाह कर सकता है। ओपेनहाइमर एक के बाद एक स्ट्रॉस की हर बात को काटते जा रहे थे। इन सारी घटनाओं ने स्ट्रॉस को कुंठा से भर दिया। वो बदला चाहते थे। उन्होंने ओपेनहाइमर का करियर तबाह करने की कसम खा ली और जल्द ही ये मौका उन्हें मिला भी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका एटम बम के दम पर खुद को वर्ल्ड पावर मान रहा था, लेकिन 29 अगस्त 1949 को उसे झटका लगा। अमेरिका के बाद अब सोवियत यूनियन ने भी एटम बम की टेस्टिंग की थी। खबर फैल गई कि लॉस एलामोस का ही कोई साइंटिस्ट रूस को एटम बम की जानकारी दे रहा था। स्ट्रॉस के लिए ओपेनहाइमर को नीचा दिखाने का यह सही मौका था। उन्होंने ओपेनहाइमर को रूस का जासूस बताते हुए FBI को एक ऑफिशियल लेटर भिजवाया। सरकार ने तुरंत ओपेनहाइमर पर जांच बैठा दी। उनसे AEC चेयरमैन का पद छीन लिया गया। सरकार के इस रवैये ने ओपेनहाइमर को हैरान कर दिया था। उन्होंने लड़ने की ठानी। हालांकि आइंस्टीन ने उनसे कहा, हथियार डाल दें वरना सरकारी तंत्र उन्हें नोच खाएगा, मगर ओपेनहाइमर नहीं माने। 1954 में AEC पर्सोनल सिक्योरिटी बोर्ड की हियरिंग शुरू हुई। स्ट्रॉस तब तक इस कमीशन के डायरेक्टर बन चुके थे, लिहाजा सारा कंट्रोल उनके हाथों में था। बंद कमरे में हो रही सुनवाई में ओपेनहाइमर की दलीलें अनसुनी हो रही थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन अपनी मर्जी चला रहा था। हर बीतता दिन ओपेनहाइमर के लिए बुरे सपने जैसा था। अखबारों में ओपेनहाइमर को कम्युनिज्म का पक्ष लेता देख अमेरिकन उनसे नफरत करने लगे थे, मगर सच इससे कोसों दूर था। ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने से पहले ही कम्युनिज्म छोड़ चुके थे, मगर स्ट्रॉस ने उन्हें देशद्रोही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला। हालांकि स्ट्रॉस का उन्हें दोषी साबित करने का सपना भी पूरा ना हो सका। सुनवाई के बाद ओपेनहाइमर अवसाद की चपेट में थे। एक नेशनल हीरो जिसने अमेरिका को वर्ल्ड पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई, उसे ही लोग अपना दुश्मन मान रहे थे। हालांकि झूठ की ये परत जल्द ही उतर भी गई। ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के 4 साल बाद स्ट्रॉस व्हाइट हाउस में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के पद पर तैनात हो गए। उसी दौरान उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ओपेनहाइमर को झूठे मुकदमे में फंसाया ताकि उनका एटॉमिक एनर्जी चेयरमैन का पद छिन जाए और उन्हें देशद्रोही बताया जाए। 1959 में 2 महीने हियरिंग चली, जिसके बाद ओपेनहाइमर निर्दोष साबित हुए और स्ट्रॉस की सदस्यता रद्द कर दी गई। इस हियरिंग के बाद अमेरिकी सरकार की आंख खुल गई। ओपेनहाइमर को इसके बाद कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर सरकार का असली चेहरा देख चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी की बेटी नयनतारा अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू सिविलाइजिंग अ सेवेज इंडिया में बताती हैं कि 10 फरवरी 1950 को अमेरिका में भारत की राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित को ओपेनहाइमर ने फोन किया था। उन बातों का एक सीक्रेट दस्तावेज तैयार कर पंडित नेहरू के पास भेजा गया था। दावा तो यह भी किया जाता है कि पंडित नेहरू ने कई बार ओपेनहाइमर से भारत में बसने को कहा, लेकिन वो तब तक अमेरिका नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक उन पर लगे सभी आरोप खारिज न हो जाए। ओपेनहाइमर गीता से भी काफी प्रेरित थे। एटॉमिक प्रशिक्षण के बाद उन्होंने गीता को ही कोट करते हुए कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं काल बन गया हूं, संसारों का नाश करने वाला। कितना आसान होता है किसी के सालों की मेहनत पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, उसे देशद्रोही बता देना और फिर बाद में माफी मांगते हुए ये सोचना कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप इसे किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो वहां भी रेट करने का ऑप्शन है। आप स्टार्स के जरिए हमें रेट कर सकते हैं। रिव्यू में आप अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं।
इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाल रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत चाहेंगे आपसे। शुक्रिया।